हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जीरो साइन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, जैसे हमारे जितने पुराने साथी हैं हमसे जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि इस सेशन में, इस इवेंट में या इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं। क्लास 10th वालों के लिए साइंस की क्लास होती है, यानी कक्षा 10 के लिए हम विज्ञान पढ़ते हैं, वो भी एनसीईआरटी यूपी बोर्ड वालों के लिए है, यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए। पर बात यह है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक, सीबीएसई वालों के लिए नहीं, सिर्फ हिंदी। जो भी देसी हैं, देहाती लोग हैं, जहां पर कोचिंग प्रोवाइड नहीं हो पाती है, बहुत दूर दूर तक लोग कोचिंग कोचिंग का नाम इंसान नहीं, उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारी कोचिंग है। उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए हमारी क्लासें, ठीक, तो उन तक भेजिए। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें, ठीक। और एक चीज ये है कि हमारे ही चैनल पे एक सीरीज चलाई गई है, जीवन और संदेश। उस सीरीज को आप जरूर देखें। उसमें भी सेशन चलते हैं, ठीक, इवेंट बनाए जाते हैं, उसमें आप जरूर जाइए, उस सेशन को जरूर देखिए, ठीक। क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों को क्लास में नहीं बताई जाती, आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक। तो वो सब जानकारी आपको जीवन और संदेश नामक सीरीज में मिल जाएगी, ठीक। तो चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, हमें पढ़ना क्या है। जैसे आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम साइंस की जो हमारी 2 चैप्टर थे खत्म कर दिए हैं ना। रासायनिक समीकरण, अपक्रिया एवं समीकरण, उसको हमने खत्म कर दिया है। अम्ल क्षार एवं लवण, उसको भी हमने खत्म कर दिया है। तीसरा चैप्टर हमने धातु एवं अधातु शुरू किया है, स्टार्ट किया है, यानी धातु और आधातु, इसको हमने क्या किया है, शुरू किया है। इसमें 1-2 क्लासें हुई हैं, ठीक। अगर हम धातु और अधातु की बात करें तो कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि धातु को कैसे पहचाने, और जो चीज अधातु के विपरीत दिखे, यानी धातु के विपरीत दिखे, वो अधातु हो जाएगी। जैसे हमने आपको कहा था कि जो धातु होती है वो चमकीली होती है। धातु क्या होती है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक। जो धातु होती है, अगर हम धातु की बात करें तो चमकीली होती है, चमकीली होती है। अगर धातु चमकीली होती है तो अधातु क्या होगी, चमकीली नहीं होगी। अधातु चमकीली नहीं होगी, इस बात को आप समझ रहे हैं। अगर धातु चमकीली है तो अधातु चमकीली नहीं होगी, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर धातु की परिभाषा आपने बता दिया, धातु की क्यों नहीं बता रहे हैं। तो अधातु यार, इतने आप लोग म्योर हो चुके हो, आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाना चाहिए था कि जैसे अगर धातु चमकीली है तो अधातु क्या होनी चाहिए, चमकीली नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर धातु में तन्यता है, अगर धातु में तन्यता है, तन्यता है, तो अधातु में नहीं होनी चाहिए। तन्यता का मतलब खींचने पर बाढ़ना, तारों की तरह हो जाना, ये सब नहीं होना चाहिए, पतले तार की तरह नहीं होना चाहिए। अगर धातु में पतले तार की तरह हो रही है तो धातु नहीं होनी चाहिए, ये बात समझ में रहे। ध्वनिक की बात हमने की थी कि अगर धातु में ध्वनिक है, ध्वनिक मतलब ध्वनि है, आपस में दो धातुओं को टकराया जाता है तो आवाज करती हैं। अगर आवाज कर रही है धातु के लिए तो अधातु के लिए नहीं होना चाहिए। अधातु के टकराव में आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। इन सबको हमने देखा था। और धातु पे कुछ हमने नाम भी देखे थे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, न ये सब कोबाल्ट, ये सब क्या थे, हमारे धातु थे। कैल्शियम धातु थी, ठीक। अगर हम अधातु की बात करें तो जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, न सल्फर, ये सब क्या थे, अधातु थे। इसके बारे में हमने भी जानकारी हम इसमें देख लिए थे नेक्स्ट पिछले वाले लेक्चर में। अगर हम इसमें धातु और अधातु के बीच में एक क्या होता है, उपधातु, उपधातु होती है। इसका भी हमने नाम बताए थे, 2-4-10 नाम बताए थे कि उपधातु क्या है। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया ना, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक जो है उपधातु है, ठीक। और बोरेन की बात करें तो ये भी क्या है, एक उपधातु है, ठीक। तो इन सब के बारे में हमने कल चर्चा कर लिए थे। और हाँ, ये सब चीज क्या है,
धातु और धातु के भौतिक गुण हैं। भौतिक गुण का मतलब है जो हमें बाहर से देखने पर दिखाई दे, जिस वस्तु का जो बाहरी क्या कहते हैं आवरण होता है वो क्या होता है, भौतिक गुण धर्म होते हैं उनके। ठीक, तो इन सब को हमने कल देख लिया था। कल ही हमने बता दिया था कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम रासायनिक गुण धर्म देखने वाले हैं। ठीक, तो आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, रासायनिक गुण धर्म की। ठीक, रासायनिक गुण धर्म की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, रासायनिक यानी धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणधर्म यानी गुण या गुणधर्म। ठीक, इसकी हम चर्चा करने वाले थे आज वाले लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे कि धातु एवं धातु के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक, इन सब की चर्चा करने से पहले अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, और हाँ एक चीज ये जरूर बताइएगा कि आप लोग जो कमेंट करते उसमें कुछ भी कमेंट करिए पर थोड़ा सिलेबस यानी सब्जेक्ट वाइज ही कमेंट करिए ना, सब्जेक्ट से जो रिलेटेड हो उसी की ही बातें रखी जाए। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणधर्म। अगर इसके हम धातु और अधातु के गुणधर्मों की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। ठीक, धातु के अम्ल से क्रिया कराते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, धातु को अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या मिलेगा, धातु को अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है। ठीक, इसकी अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास धातु क्या है, जिंक, क्या है, जिंक हमारे पास धातु है। अगर अम्ल की बात करें तो जैसे H2SO4 क्या होता है, एक सांद्र होता है, एक अम्ल होता है ना, क्या होता है H2SO4। अगर इसकी अपक्रिया हो रही है, इसकी अपक्रिया इससे हो रही है, क्या है, अम्ल। ठीक, अब देखिए जब इसकी अम्ल साथ अपक्रिया हो रही है तो यहाँ पर क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में H2 गैस मुक्त हो जाएगी, यानी गैस मुक्त होगी। अगर ऊपर की तरफ तीर गया है, अगर ऊपर की तरफ तीर गई है, इसका मतलब H2 जो है गैस मुक्त हो रही है, ये धातु के साथ क्रिया करती है। ठीक, तो धातु के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगर मान लीजिए धातु को ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराते हैं, दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें, धातु को O2 यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। देखिए जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो इस इवेंट में आने से पहले, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है तो उन बच्चों के लिए है कि इस इवेंट में आने से पहले कॉपी कलम जरूर लेकर आएंगे। कॉपी कलम लेकर आने से ये होता है कि आपकी हैंड राइटिंग के साथ साथ आपको जो बताया जाता है स्टेप टू स्टेप आप नोट डाउन करते चले जाएंगे, तो फिर जब आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो आपको आसानी से समझ में चीजें आ जाएंगी। ठीक, इस बात से सहमत हैं कि आप लोग इस इवेंट में आएंगे तो नोट्स यानी कॉपी और कलम जरूर लेकर आएंगे। ठीक, तो देखिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम धातु को O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तब जैसे मान लीजिए धातु हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, यानी 2Mg। अगर इसको हम O2 के साथ अब क्रिया कराते हैं, अब देखिए अगर हम 2Mg अगर O2 के साथ हम अब क्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक, क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है क्षारीय होता है। ठीक,
और धातु को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें ऑक्साइड मिलता है। ठीक, क्या मिलता है? ऑक्साइड मिलता है। या इसको आप लिख भी सकते हैं जैसे अधातु प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। देखिए अधातु क्या कर रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? अधातु ऑक्साइड। क्या मिलेगा? अधातु ऑक्साइड मिलेगा। ठीक, ये बात समझ में आई कि अधातु प्लस ऑक्सीजन को हम जब क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अधातु प्लस यानी अधातु ऑक्साइड। जैसे अगर अधातु की अगर हम बात करें, अगर हम अधातु की बात करें, अधातु हमारे पास कार्बन है, अधातु हमारे पास कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन हमारे पास O2 है। जब इसकी अब क्रिया हुई तो हमको क्या मिला? CO2। और ये क्या है? ऑक्साइड है। जैसे हमारे पास सल्फर है, O2 है, इसकी अब क्रिया हुई तो क्या हुआ? SO2। ये दोनों क्या है? ऑक्साइड है। क्या है? ऑक्साइड। और वो भी क्या? अधातु ऑक्साइड। क्या है? अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड। बच्चों यहां तक समझ में आया? बच्चों यहां तक समझ में आई बात कि नहीं? देखिए हम फिर से बता रहे हैं, धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जेडीएन प्लस H2SO4 अम्ल है, ये क्या करता है? हाइड्रोजन मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर हम धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्षारीय प्राकृतिक का हो जाता है। जैसे 2MgO2 हमने किया तो क्या हुआ? 2MgO2 ऑक्साइड हो गया। अगर मान लीजिए अधातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो अधातु ऑक्साइड मिलता है। इसमें क्या हो रहा था? अधातु क्षारीय मिल रहा था, लेकिन इसमें अधातु ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अधातु ऑक्साइड मिल रहा है। जैसे कि CO2 को हमने क्या किया? कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब हमने क्रिया कराया, रिएक्ट कराया, तो हमको क्या मिला? CO2 मिला। अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जब हमने क्रिया कराई तो SO2 मिला। ये दोनों क्या है? अधातु ऑक्साइड हैं। ठीक, क्या है? अधातु ऑक्साइड है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि अधातु ऑक्साइड क्या है? ठीक, इसको तुम लोग नोट करिए। थोड़ा सा हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक, इसको नोट करिए तुरंत। हाँ, नोट करिए। ठीक, नोट कर लिए। अब देखिए इसी में जो धातु और धातु की तो बात हो गई, एक उभय धर्मी ऑक्साइड होता है। क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा उभय धर्मी ऑक्साइड। अगर उभय धर्मी ऑक्साइड की बात करें, हटाएं से, चलिए इसको हम हटा रहे हैं। ठीक, सब लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट जो भी करना हो आप लोग कर लीजिएगा। अगर हम अब बात करें, एक उभय धर्मी ऑक्साइड होता है, जैसे जिसे आप क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते हैं ना, अधातु और धातु के बीच में जो होता है जिसे हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु और अधातु के बीच वाले को हम उपधातु कहते हैं। उसी तरह धातु और धातु के ऑक्साइड के बीच में एक उभय धर्मी ऑक्साइड होता है जिसे क्या कहते हैं हम? उभय धर्मी ऑक्साइड। ऑक्साइड। ठीक, यहां तक बात समझे? उभयधर्मी, जिसे द्वि द्विधर्मी या क्या कहते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विधर्मी। ओ भाई थोड़ा ट्रेन बन जा रही है। उभय धर्मी ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड। देखिए अब द्विधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लो। पढ़ाने के लिए बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, पर हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। हमेशा के लिए कुछ चीज ऐसे सीखो कि जो कभी भूलने वाली चीज ही ना हो। द्विधर्मी का मतलब है, द्विधर्मी ऑक्साइड का मतलब है कि वो या तो अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी। क्षारीय या अम्लीय दोनों हो सकता है। द्विधर्मी का मतलब ये।
द्विधर्मी का मतलब है कि अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकता है, क्षारीय या अम्लीय कुछ भी हो सकता है, जिसे हम द्विधर्मी कहते हैं। ठीक, या हम लिख सकते हैं कि जिनकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय होती है उन्हें हम द्विधर्मी कहते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो लिख सकते हैं जिनकी प्रकृति प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती है, दोनों होती है। जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विधर्मी कहते हैं। द्विधर्मी का मतलब है Al3 Al2O3। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है? Al2O3, ठीक, Al2O3 मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो भी द्विधर्मी होता है। एल्युमिनियम है, सॉरी, एल्युमिनियम Al है। ZnO है, क्या है? ZnO भी, ये भी क्या है? द्विधर्मी है। PbO है, क्या है? PbO यानी लेड ऑक्साइड, क्या है? लेड ऑक्साइड। पीवी का मतलब होता है लेड, सीसा, ठीक। BeO है, क्या है? BeO है बेरियम ऑक्साइड। ये सब क्या है? ये सब द्विधर्मी है। अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों है अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकते हैं। ठीक, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, इसको हमेशा के लिए से याद किया जाएगा। ठीक, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा कि जो उभयधर्मी होते हैं वो जो है दो प्राकृतिक दोनों होती है। ZnO है, PbO है, BeO है, Al2O3 है। ये सब क्या है? उभयधर्मी है। ठीक, क्या है? उभयधर्मी। इसको ऐसे याद ही करना पड़ेगा क्योंकि देखिए इसको लेबोरेटरी में पता चला कि ये दोनों उभयधर्मी है, अम्लीय और क्षारीय दोनों है। ये वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है। इसमें हम और आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा सकते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हुआ है कि इसमें क्या है? ये दोनों हैं, उभयधर्मी है, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों हैं। ठीक, इस बात को समझ गए। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं कि जो धातु होती है जल के साथ अक्रिया क्या होती है। ठीक, क्या है? जल के साथ, जो नेक्स्ट वाला है क्या है? जल के साथ अभिक्रिया। ठीक, क्या है? जल के साथ अभिक्रिया। जैसे आपको हमने क्या दिखाया, बताया था, एक श्रेणी बताई थी कि ली के काना बाप ने मांगा, ली के काना बाप ने मांगा कार जमीन खरीद ना, ली के काना, ये सब था ना। ली के काना बाप ने क्या मांगा था? ली के काना बाप से मांगा MG कार, ऐसे करके जेडीएन तक था ना। कहने का मतलब जो श्रेणी थी, यानी ली के काना बाप ने मांगा अलमारी जमीन कार फ्रीज, नहीं तो शादी क्या है? पोस्टपोन्ड है। क्या है? नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो तत्व होते हैं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, क्या है? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये क्या है? जल के साथ इतनी तेजी से, ठंडे जल के साथ इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी सी बातें होती हैं और इतनी तेज रिएक्ट हो जाते हैं, प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं, प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं ना। उसी में से है कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम। ये क्या करते हैं? जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम क्या करता है? किसके साथ? ये जो है ठंडे जल के साथ, ठंडे ठंडा जल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करने पर क्या करता है? H2 गैस प्लस उष्मा क्या करता है? मुक्त करता है। ठीक, H2 गैस मुक्त करती है।
H2 गैस, देखिए सोडियम क्या है, ठंडे जल के साथ, यानी ठंडा जल के साथ रिएक्ट करता है। और जो कैल्शियम है, आप पोटेशियम है, ये भी ठंडा जल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक, और H2 प्लस उष्मा क्या करता है, मुक्त करता है। और वो भी प्रचंड तेजी से, प्रचंड यानी तेजी के साथ रिएक्ट करता है, तेजी के साथ रिएक्ट करता है पोटेशियम और कैल्शियम, ओ सॉरी सोडियम और पोटेशियम। और इसीलिए इसीलिए पोटेशियम और इसको क्या करते हैं हम, इन दोनों को, सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, ठंडे जल में रिएक्ट करने के कारण, यानी तेजी से प्रभाव में आने के कारण, इसको हम क्या करते हैं, कैरोसिन में रखते हैं। किसमें, कैरोसिन में रखते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है कि सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है। कैरोसिन में इसीलिए रखा जाता है, ये तेजी से क्या करता है, रिएक्ट करता है। तेजी से क्या करता है, रिएक्ट करता है जल के साथ। जल के साथ इतने तेजी से अभिक्रिया करता है कि ये H2 गैस को और उष्मा को मुक्त करता है। ठीक, ये बात समझ में आई। उसके बाद हमारे पास एक मैग्नीशियम Mg है, मांगाकार। क्या है, काना भाव से मांगाकार, यानी Mg जो है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट बात करें Mg की, Mg जो है ये क्या करता है, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, और Mg क्या है, ये गर्म जल से, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद H2 गैस मुक्त करती है, H2 गैस मुक्त करती है। ठीक, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराता है, यानी जल तो है लेकिन गर्म जल है। अगर इसकी हम बात करें समीकरण की, तो Mg प्लस H2O, ठीक, H2O होगा। फिर उसके बाद अगर इसके साथ क्या कर रहा है, H2 निकल जा रहा है, H2 जैसे निकल जाएगा तो MgOH2 प्लस H2 गैस, ये तो मुक्त हो रहा है। अगर ऊपर की लाइन जा रही है, कहने का मतलब मुक्त हो रही है। ठीक, और ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड की हम बात करें, ये है। ठीक, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने पर, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है, पोटेशियम कैल्शियम और क्या कहते हैं उसे, सोडियम, ये सब करते हैं। लेकिन गर्म जल के साथ बात करें तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और ना तो ठोस, ना तो ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, इसको नोट करिए। ठीक, नोट कर लिए, चले हटाएं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, उसमें क्या कर रहा है, वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है। ठीक, जैसे हमारे पास क्या एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सब क्या करते हैं, Fe ये दोनों क्या करते हैं, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ, भाप के साथ। ये ना तो ठंडे जल के साथ जाएंगे, ना तो भाप के, ना तो गर्म जल के ही साथ जाएंगे। जो हमारे पास एल्युमिनियम है और फेरम है, जिसे हम आयरन कहते हैं, ये ना तो ठंडे जल के साथ जाएगा और ना ही गर्म जल के साथ जाएगा, ये जाता है भाप के साथ। और H2 गैस क्या करता है, मुक्त करता है। क्या करता है, H2 गैस मुक्त करता है। ठीक, आयरन और एल्युमिनियम एक किसके साथ अभिक्रिया करेगा, भाप के साथ। भाप के साथ, अगर जल के साथ अभिक्रिया नहीं होगा, जल तो अलग चीज है, भाप जो है वो जल से हटके होती है, जल से बनकर ही भाप निकलती है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अगर हम तीसरी की बात करें तो एक होता है, जैसे हमारे पास सिल्वर होता है, क्या होता है, सिल्वर होता है, लेड होता है ना, क्या होता है, सिल्वर, जिसे हम Ag कहते हैं।
लेड होता है पीबी। ये सब क्या करते हैं, किसी के साथ ना, किसी के साथ तो कोई दिक्कत। देखिए, जो पीबी है और अर्जेंटम है, किसी भी दशा में किसी के साथ अब क्रिया नहीं करते हैं, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कहने का मतलब जो अर्जेंटम है और लेड है, ये कभी भी किसी के साथ अभिक्रिया किसी भी दशा में नहीं करते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि जल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है, इन सबको हमने देखा है। और नेक्स्ट वाली क्लास में फिर देखेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में इसको हम फिर देखेंगे। जो इसमें एक दो छूट गए हैं समीकरण, उनको भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए, अगर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेशन में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक।